ओके, तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 जो है उसका हमारा लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस बाकी थे, तो अपन इनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन 7.3 एक्सरसाइज करेंगे। और इस लेक्चर में आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस चैप्टर में से कौन से टॉपिक और कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर -2, and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि ए और बी दो क्या है, पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक एक पॉइंट वाइज जो है ना, कह रहे इसको समझाता हूँ स्टेप वाइज कि ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ आपको कि एक ये लाइन की बात कर रहा है। सबसे पहले तो ए बी लाइन है। ए आपको दे रखा है -2, -2 और बी आपको दे रखा है 2, -4। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि ए पी जो पॉइंट है वो इस तरीके से इस ए बी के बीच में आ रहा है कि अगर मैं ए से उस पी पॉइंट की डिस्टेंस देखूंगा तो वो ए बी की पूरी मतलब टोटल डिस्टेंस का 3/7 पार्ट है। 3/7 पार्ट है पूरे ए बी डिस्टेंस का, पूरी ए बी लाइन का। अगर मैं उस पी का ए से डिस्टेंस देखूँ तो इसका मतलब कुछ यहाँ तक मैं रख देता हूँ। ये लो, इस यहाँ पी मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, y। अब चूंकि ये पार्ट बोला है तो अब देखो मैं इसको लिख के बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ आए। ए पी इज इक्वल टू बोला है 3/7 ऑफ ए बी, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ हार्ड नहीं है। आप इसको कैसे मैं दो तरीके बताता हूँ, दोनों से आप इसको समझ सकते हो कि अगर मैं इस ए बी को, जो कि यहाँ पे इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको अगर मैं वहाँ डिवाइड में ले जाता हूँ तो ए पी अपॉन ए बी बोल सकते हैं हम इसको। और अगर हम ये ऐसा कहते हैं तो इक्वल टू में 3/7 है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसके इस है ना कॉन्सेप्ट के लिए डायग्राम बनाता हूँ तो क्या बनाऊँगा, तो फिर मैं ऐसे बनाऊँगा ए फिर बी फिर ये हमारा पी, और ए से बी तक को मैं 7 बोलूँगा और ए से पी तक को 3 बोलूँगा, यही कहूँगा क्योंकि इसका मीनिंग यही हो रहा है। ए पी के इक्वल में 3 दिख रहा है और ए बी के इक्वल में 7 दिख रहा है, इसका मतलब पूरा ए बी 7 टाइम्स है तो ए पी कितना है, उसका 3 पार्ट है, तो 3 हो गया ये। ठीक है, तो अगर ये पूरा 7 है और ये 3 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4। तो आप चाहो तो ऐसे भी 3:4 रेशियो पता कर सकते हो, M1 M2। ठीक है, वरना एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, उसमें थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए पी इक्वल टू 3/7 इंटू क्या दिया हुआ है, ए बी। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता है कि ए बी का मीनिंग क्या है, ए बी कैसे बना, ए पी प्लस पी बी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ए पी प्लस बी पी, ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, इधर साइड क्या है ए पी। अब ए पी इक्वल टू 3/7 ए पी प्लस 3/7 बी पी। मैंने 3/7 को ब्रैकेट ओपन करके दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा। अब ए पी जो है ये इधर लेके आता हूँ तो ये बनेगा ए पी माइनस 3/7 ए पी इक्वल टू 3/7 बी पी। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो ये 7 है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा आपका 7 ए पी माइनस 3 ए पी अपॉन 7। ठीक है, और इक्वल टू में 3/7 बी पी। अब नोट करो 7 ए पी माइनस 3 ए पी कितना होता है, 4। तो 4 ए पी और नीचे 7 इक्वल टू 3/7 बी पी। तो देखो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल। अब इस बी पी को नीचे लाऊं और 4 को यहाँ लाऊं, क्रॉस कर दो, तो ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू 3/4। तो ये अगर आपको कोई पूछे तो कैलकुलेशन के थ्रू तो आप ऐसे ला सकते हो। मैं आपके सामने इसको थोड़ी देर के लिए रख रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इस तरीके से क्या किया मैंने, ए बी था, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस बी पी। तो मैंने ए बी की जगह लिख दिया ए पी प्लस बी पी, दोनों के मिलने से ये भी बनता है। फिर उसके बाद 3/7 को दोनों से मल्टीप्लाई किया,
फिर उसके बाद 3/7 AP और इधर भी AP था तो इसको साथ में लेके आया, तो ये इधर आके माइनस में हुआ। फिर दोनों में एलसीएम लिया, फिर 7AP माइनस 3AP किया तो 4AP आया, और नीचे 7 ऑलरेडी है, इक्वल टू 3/7 BP। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये 4 चला गया वहाँ पे और BP चला गया यहाँ पे, तो AP अपॉन BP इक्वल टू 3/4। और यहाँ से देखो ये भी 3/4 आ रहा है। तब आपके ऊपर है, आप चाहो तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। अब वो डिपेंड करता है स्कूल में कैसे पूछा। अगर टीचर्स कहते हैं कि नहीं हमें तो पूरा डिटेल में आपका ये पूरा डेना डिराइव करके बताओ, सॉल्व करके बताओ, तो फिर ये क्राइटेरिया रहेगा। और अगर आपको ऐसा कोई कुछ नहीं कहते कि आप हमें तो बस रेशियो से मतलब है तो आप ये करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है आपको, तो फिर हम क्या करेंगे, AB को वहाँ लेके जाएंगे, तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। तो अब यहाँ पे नोट करो AP कितना है, पूरा ये 3 है, और B कितना है 7, तो पूरा 7 है। और पूरे 7 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो बचा हुआ आता है, तो वो 4 आ गया है ना, 7 - 3 4। तो इसलिए अब 7 को भूल जाओ, 7 का कुछ काम नहीं, क्योंकि हमारे पास रेशियो आ चुके हैं। अब आगे क्या करना है, आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अब देखो मेरे हिसाब से P के कोऑर्डिनेट्स अब तो बड़ी आसानी से निकल जाने चाहिए, ठीक है, ये प्रोसेस हमारा हो गया। अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने तो बड़ा आसान है, Px, तो इनडायरेक्टली हमारे Pxy, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, Pxy इक्वल टू P -2/7 -20/7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ये सेम क्वेश्चन है जो अपने ट्राई सेक्शन का किया था, सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो इनडायरेक्टली आपको A और B दे दिया और आपको 4 इक्वल पार्ट्स बोला है। जैसे वो ट्राई सेक्शन था, ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स बोले, तो ऑब्वियस है वहाँ पे ट्राई सेक्शन में मिड है ना, कह रहे बीच में 2 पॉइंट्स आ रहे थे, उनको फाइंड करना था। अब यहाँ पे 4 सेक्शन है इक्वल, तो इसलिए इस बीच में 3 अननोन पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। 4 इक्वल पार्ट्स करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो उसके लिए हमें 9th क्वेश्चन, ये आपका A, ये आपका B, ये है आपका -2, और B है आपका 2, 8। अब 4 इक्वल पार्ट है तो 1 2 3, ये इक्वल पार्ट हो गए। इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया। तो हमें ऐसे करते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। इक्वल पार्ट बोले तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। अब हम केस वाइज इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या बनेगा, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने उसमें बताया था, ठीक है। ये जो मिडल पॉइंट है ये तो बड़ा, मैं आपको है ना, अब देखो एक ओरल तरीका बताता हूँ ओरली करने का, उसके बाद अपन इसको पूरा थ्योरेटिकल अलग करेंगे। ओरल अलग है, थ्योरेटिकल अलग है। देखना ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ। ये वाला 4 सेक्शन है, ठीक है, मतलब 4 इक्वल सेक्शंस है। तो प्रैक्टिकली सोचो, यहाँ पे अगर मैं ये मिडल पॉइंट की बात, ये मिडल ही कहलाएगा फिर तो क्यों, है ना, इसका, क्योंकि ये क्या बन गया आपका 1 + 1 2, ये पूरा पार्ट हो गया 2, और ये पूरा पार्ट भी 2 हो गया, और 2:2 क्या होता है 1:1, इनडायरेक्टली ये क्या हुआ 1:1। तो ये क्यू क्या हुआ, इस AB का मिड पॉइंट। और मैंने तुम्हें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या बताया था, x1 + x2/2, तो इसलिए -2 + 2/2 मतलब 0, तो Q की वैल्यू इनडायरेक्टली x की आ गई 0। इसी तरीके से 2 + 8/2, y1 + y2/2, तो 2 + 8/2 तो 10/2 मतलब 5। तो देखो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। फिर उसके बाद अब अगर मैं इन सबको छुपा दूँ तो नोट करो ये 1:1 है रेशियो, तो ये भी, ये अब AQ लाइन के लिए ध्यान से देखो, AQ लाइन के लिए P मिड पॉइंट हुआ, तो अब इसका फॉर्मूला भी वैसे ही लगाएंगे। तो P का क्या निकल के आया, तो P का आ गया -2 + 0/2 मतलब -1। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, मेरे बोलने को भी आप ऑब्जर्व करो, आप पता करो कि मैं क्या कह रहा हूँ, केवल ऐसे नहीं, केवल जो लिख रहा हूँ उसी को आप देखते रहो, ठीक है। तो आप खुद इसको प्रैक्टिकली समझ जाओगे। फिर क्या करना है, y को निकालना है 2 + 5/2, तो कितना आएगा 7/2, क्योंकि 2 + 5 7 होता है, तो 7/2। इसी तरीके से अगर मैं इसको छुपाता हूँ तो अब QB जो लाइन है उसके लिए R मिड पॉइंट है, तो अब R के पॉइंट कैसे निकलेंगे, तो 0 + 2/2, तो ये हो जाएगा 1। फिर 5 + 8/2, तो वो होता है 13/2।
तो देखो मैंने तो ऑरली डायरेक्ट निकाल सबके है ना कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, लेकिन अगर आपको समझना है तो वही तरीका जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको सॉल्व करके बताना है, और ये तरीका जो ऑरली मैंने बताया इसको आप रिटर्न में भी उनको बता सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आपको ये नहीं लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा है तो ईजी लेकिन ये उसको क्लिक नहीं करेगा, तो फिर मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ लिख के, वो आप जान सकते हो, जो मैंने उसमें भी बताया था आपको। किस क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में। क्या है वो कि भाई आप क्या करो, केस 1 ए बी 2,8 यहाँ पे -2,2, एक बार P को पॉइंट मानो और Q और R को भूल जाओ। जब Q और R को भूल जाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये तो आपका 1 ही रहेगा पार्ट, लेकिन अगर Q और R पॉइंट को मैं हाइड कर दूँ तो आपको नहीं लगता ये 1 + 1 + 1 मिलके क्या देगा 3। तो अब इनडायरेक्टली आपको रेशियो क्या मिल गए, इसको P के कोऑर्डिनेट x, y मान लो, ये आपके A के दे रखे हैं और B के दे रखे हैं और आपको रेशियो मिल गया 1:3। बस अब करना क्या है, P के वो फॉर्मूला लगाओ और आपको है ना कह रहे 1:3, m1 इसको m2 इसको मान के सॉल्व कर दो, तो P के x y आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरा यूज़ करना है, A और B लेना है। अब की बार आपको P का निकल चुके हैं इसलिए P को भूल जाओ, Q को लो, Q को मानो x, y। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, तो प्रैक्टिकली सोचो अगर P और R को हाइड करते हैं तो ये 1 1 मिल के क्या बनाता है 2, और बीच में Q है, फिर इधर 1 1 मिलके क्या बनाता है 2, और ये वापस से है ना 2:2 क्या होगा 1:1 ही होगा, है ना। प्रैक्टिकली सोचो तो इनडायरेक्टली आपके सामने कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और Q के x y मान लिए, और 1:1 ये आपके क्या हो गए m1 m2। यहाँ पे आप फार्मूला यूज़ करके इसको भी सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और फिर लास्ट जो बचता है आपका, इसमें भी सेम यही तरीका अपनाना है, A B इसके अंदर -2,2, इसमें 2,8, फिर उसके बाद इधर साइड आपका क्या है R है। ठीक है, इसको मान लिया x, y। अब प्रैक्टिकली सोचो ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया, वहाँ पे ये m1 था, ये m2 था, इधर ये m1 था, ये m2 था। तो इनडायरेक्टली x1 y1 x2 y2 बदल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके m1 m2 चेंज होते जा रहे हैं, और उससे आपका P Q और R देखो तीनों पॉइंट आ जाएंगे, हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने बता दिया क्राइटेरिया कैसे करना है इसको सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अब हमारा। क्या बोल रही है, 10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अगर ये बोल रहे हैं कि ऑर्डर में लेना है तो इसका मतलब मैं मान सकता हूँ पहला कोऑर्डिनेट जो है वो A का है, फिर B, फिर C, फिर D। अब हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। आपको पता हो तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, ½ × D1 × D2। मतलब ये देखो लिखा भी है इन्होंने, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ½ × D1 × D2। मतलब जो आपका रोम्बस होता है उसके अंदर ये डायगोनल आपका D1 मान लो और इस डायगोनल का आप D2 मान लो, और अगर आपके पास ये दोनों डायगोनल है तो आप इन दोनों की वैल्यू यहाँ डाल के क्या कर सकते हो, इंटू ½ करो तो आपको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे करना है हमें, ये कैसे होगा, तो देखो भाई दो तरीके हैं। एक तो फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट यूज़ करो। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर मैं A B C D लिखता हूँ तो A और C पॉइंट का यूज़ करके है ना डिस्टेंस पर फार्मूला लगाओ और D1 आ जाएगा, और B और D का डिस्टेंस फार्मूला लगा के D2 आ जाएगा और उनकी वैल्यू यहाँ डाल दो। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, तो दूसरा तरीका जो है वो अभी तक एक्चुअली इस है ना कह रहे एक्सरसाइज में नहीं आया है, वो अगली एक्सरसाइज में है। ठीक है, वो किस में है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है, तो मैं उसमें आपको करवाऊंगा। तो इसका जो आपको है, मैं तो यही कहूँगा कि बेटर रहेगा आप इसको डिस्टेंस फार्मूला से कर लो। चलो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट निकाल के। ठीक है, अब मेरे हिसाब से मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखने के बाद आपका डिस्टेंस फार्मूला लगाने का जो तरीका है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से अब आप बड़े क्विकली फार्मूले अप्लाई कर सकते होंगे। तो मैं बिना फार्मूला लिखे आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर मैं इसको x1 मानूँ, इसको x2 मानूँ, तो -1 -3 -4
-4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 4 तो 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बना, तो इसका होता है 16 प्लस इसका 16 तो ये बनता है 32 रूट। तो इनडायरेक्टली आंसर मिलेगा 4√2, क्योंकि 32 के फैक्टर करोगे तो बनेगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार 2 आएगा। तो जिसमें से बाकी जो कहना कह रहे 4 2 है वो पेयर अप करके बाहर आ जाएंगे और अंदर एक 2 रह जाएगा। इतना मेरे हिसाब से, मैं देखो अब इसमें सारी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से आपको इतनी तो नॉलेज अब आनी चाहिए इतना कुछ जानने के बाद। फिर आता है दूसरा BD को कैसे करेंगे, तो वही चीज़ देखो, ये 4 है, इसको मैं, ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 या x2 y2 मानता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 - -2, तो मतलब माइनस तो पहले से ही और फॉर्मूले का माइनस लगता है तो प्लस हो जाता, तो 4 + 2 तो 6 का स्क्वायर। इधर साइड क्या होगा 5 - -1, मैं 2 बार माइनस क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस है, y2 - y1 होता है, तो एक फार्मूले का माइनस है और एक इसका खुद का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 5 + 1 6, तो 6 का स्क्वायर। अब ये 6 दोनों का स्क्वायर करते तो कितना आता है 36 और इधर भी 36, तो इनडायरेक्टली आंसर आया 6√2। 6√2 कैसा है, क्योंकि 36 + 36 कितना होता है 72, और 72 को लिख सकते हैं 2 × 36, तो 36 तो बाहर आके 6 बन जाएगा और 2 जो है वो रूट में रह जाएगा। ठीक है, अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, तो देखो मैंने इतने से पेज में पूरा एरिया निकाल लिया है, हाफ × d1 × d2, तो हाफ × 4√2 × 6√2, तो नोट करो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ठीक है, और √2 × √2 कितना होता है 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर तो आएगा ही, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यूनिट मैंने कि एरिया से ही बनती है। और यूनिट्स क्यों लिखा, क्योंकि इन्होंने नहीं बोला नहीं है, जब कोऑर्डिनेट्स में आता है तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या देता है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमेशा क्या होता है यूनिट्स ही लिखा जाता है, क्योंकि उसमें ये क्लियर नहीं होता है कि वो सेंटीमीटर है या मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब हम डायरेक्ट एक फार्मूला देखेंगे, और मैं इसके अंदर अब की बार डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, मैं सीधा आपको फार्मूला बता रहा हूँ और इसका तरीका बताऊँगा कि वो करना कैसे है, लर्न। ठीक है, इस तरीके को ध्यान से समझना। ठीक है, अब एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट स्टार्ट होती है 7.3। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप दूसरा, कि जब भी आपको कोई ट्रायंगल दिया हो और उसके अंदर उन तीनों रहना कह रहे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हो, जबकि आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हो और आपको एरिया पूछे, तो याद रखना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने एक सिंपल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, मैंने बनाया है कि उसको लर्न कैसे करना है। तो पहले लिखो x1 x2 x3, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ब्रैकेट लगाओ, x2 के साथ भी लगाओ, x3 के साथ भी लगाओ। अब बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया है, जब यहाँ पे 1 लिखते हो तो अंदर वाले जो दोनों y लिखूंगा मैं, अंदर 2 y लिखने वाला हूँ, वो दोनों y का सब्ट्रैक्शन 1 के बाद के डिजिट के होंगे। मतलब अगर ये x1 है तो वो y2 - y3 होगा। समझ में आई, थोड़ा बहुत क्लिक हुआ होगा। अगर x1 लिया है तो अंदर वाला y2 होगा और y3 होगा, वहाँ पे फिर 1 नहीं आएगा। अगर x2 लिया है तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 होगा और -y1 होगा। अगर आपने 3 लिया है तो y1 होगा -y2 होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या बन रहा है 1 2 3 सीक्वेंस ऐसे चल रहा है कि अगर आप x1 लेते हो तो y2 वो -y3, अगर आप है ना x2 लेते हो तो y3 -y1, अगर आप x3 लेते हो तो y1 -y2। इसी सीक्वेंस में गोल घूमना है। नोट करो 1 2 3, फिर जैसे ही ये 1 पीछे ले जाऊंगा तो 2 3 1, ये देखो 2 3 1, फिर जैसे ही मैं ये 2 पीछे ले जाऊंगा तो 3 1 2। सीक्वेंस देख रहे हो, इसे याद कर लो बस, और बड़ा आसान है याद करना, मेरे हिसाब से ये हार्ड नहीं होगा, बहुत आसान है। x1 लिखो, x2 लिखो, x3 लिखो, बीच में प्लस प्लस डाल दो, ठीक है, फिर
हर x के साथ एक ब्रैकेट डालो मल्टीप्लाई में, ठीक है, और उसके अंदर अगर x 1 ले रहे हो तो अंदर वाला 2 - 3 होगा, अगर 2 ले रहे हो तो 3 - 1 होगा, और 3 ले रहे हो तो 1 - 2 होगा। सीक्वेंस ये रहा, इस तरीके से यूँ चलना है आपको, ठीक है। ये है आपका एरिया। अब आपके पास कोई भी ट्रायंगल आ जाए, आप इजीली इसका यूज़ करके फॉर्मूले का क्या कर सकते हो, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ इसका, ये रहा आपके सामने, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला करूँ क्योंकि इसमें थोड़े टिपिकल नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को, ये फिर भी तुम कर लोगे। तो हर एक पार्ट का मैं एक एक क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा, बड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 मैं उसका कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधे वर्टिसेस लिख दो आप अपने आप, क्योंकि अंडरस्टूड है। ये आपका फर्स्ट है, फिर उसके बाद B 3, -5 है, फिर उसके बाद C उसका है 5, 2। वापस चेक कर लेते हैं, -5, -1, 3, -5, ठीक है, और 5, 2। ओके, अब क्या करना है, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी कर सकते हो। मैंने जैसे आपको याद है प्रीवियस में बताया लेक्चर्स में कि Ax1, y1 = A -5, -1। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो फॉर्मूले में आपको लगाने में आसानी रहेगी। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला आप बोलो तो मैं आपके, चलो लिख ही देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत कर देनी चाहिए। तो अब इसको अप्लाई करते हैं। x1 मतलब -5, तो -5। अब x, अब यहाँ पता है, यहाँ आपको बड़ा दिमाग और आंखें दोनों खुली रख के काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मिस्टेक्स होती है पुट करने में वैल्यू। तो ध्यान से देखो, x1 आपका -5 है, y2 मतलब सेकंड टर्म का, ठीक है। तो y2 ये नहीं, ये होता है, इसे बोलते हैं y2, तो -5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y3 ये वाला 2, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस x2 कितना है, 3 है। उसके बाद y3 ये रहा 2, माइनस ये कितना y1 मतलब -1, तो -1 माइनस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस फॉर्मूले का और इसका खुद का माइनस। फिर x3 कितना है, x3 5 है। y1 कितना है, -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y2 कितना है, -5, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, तो देखो स्टेप वाइज देखते जाना मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका -5, अब -5 - 2 -7, 2 + 1 3, और 3 3 = 9, बाद में करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब +5 - 1 कितना होता है, 4, ठीक है। अब क्या करना है, तो है ना, देखो माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 7 ज़ा कितना होता है, 35, 3 3 ज़ा 9, और 5 4 ज़ा 20, तो 1/2। फिर उसके बाद अब क्या करें, तो ये नोट करो, 35 + 9 कितना होता है, 44, और 44 + 20 64, तो 2 1 ज़ा 2, 32 ज़ा, तो 32 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि इसके अंदर अपने को एक ट्विस्ट दिया है इन्होंने 3 वर्टिसेस तो दे दिए ट्रायंगल के, लेकिन इन्होंने एक जो वर्टिस है उसके अंदर इन्होंने क्या किया, कोई एक वेरिएबल डाल दिया k। अब याद रखना, कोई ज़रूर नहीं है कि ये y में ही डालेंगे, ये x के अंदर भी k डाल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोनों में से कोई भी एक कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ पे दोनों ही है ना, कह रहे नॉर्मली लग रहे हैं, तो मैं इस हिसाब से कैसे करता हूँ, इसका भी सेकंड कर लेता हूँ, फर्स्ट आप खुद कर सकते हो। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब क्या लिखा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 8, 1, दूसरा है k, -4, और तीसरा है 2, -5। अब कोलीनियर, अब ऑब्वियस है कोई वेरिएबल दिया तो कुछ ना कुछ कंडीशन इन्होंने दी होती है ना, क्योंकि बिना कंडीशन के तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो कंडीशन इन्होंने क्या दी है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलीनियर है।
तो अब मैं आपको समझाता हूँ कोलिनियर यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा, इसका मीनिंग कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली सोचो, एक ट्रायंगल जब ऐसे बनाते हैं हम इस तरीके से, तो ये ए, ये बी, ये सी मैं मानता हूँ। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल तभी बनता है जब कोई दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ी हो। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में। तो प्रैक्टिकली सोचो, ये जो बी होता है इसकी इस ए सी लाइन से डिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ पर्टिकुलर, तभी ये ट्रायंगल का शेप लेता है। लेकिन जैसे जैसे इसको मैं नीचे लाता जाऊँ, ये मैं ऐसे आ गया, अब देखो इस तरीके से, ये ए, ये सी, ये बी, फिर वापस से ये यहाँ आ गया, ये ए, ये सी, ये बी। तो ऐसे करते करते एक टाइम कभी ना कभी तो ऐसा आएगा, ये देखो। तो नोट करो, धीरे धीरे बी को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ। तो ऑब्वियस है ये जो बी ए बी है और जो बी सी है, इसकी डिस्टेंस छोटी होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बी पॉइंट जो है नीचे आते 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 कहाँ चला जाएगा, इस ए सी के ऊपर आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपकी क्या बन जाएगी, ये लाइन ए सी और बीच में आ जाएगा बी। ये बन जाएगा फॉर्मेट, ये बना, ये बना, ये बिना, और यहाँ से क्या बन गया, ये। ठीक है, तो प्रैक्टिकली सोचो, ये फॉर्मूला हम जब अप्लाई करते हैं तो हम इससे क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं एरिया, इससे हम क्या निकालते हैं, एरिया। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा पॉइंट, और जब ये लाइन के ऊपर आके बहना बैठ जाएगा, तो क्या अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनेगा, नहीं। और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो इसका मतलब एरिया क्या निकल के आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अगर मैं, अब मेरे पास अगर कोई इस ना कह रहे तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं इसमें है ना फॉर्मूले में डालूं, तो गारंटी है मेरे को एरिया क्या मिलेगा, 0। वाई, क्योंकि अब ये ट्रायंगल बना ही नहीं रहा है, यहाँ एक स्पेस तक नहीं बची है, वो पॉइंट ऑलरेडी इस लाइन के ऊपर आ चुका है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो आपने अभी अभी ये ना कह रहे यूज़ किया है, इस फॉर्मूले को इक्वल कर देना है 0 के, और उस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 के कोऑर्डिनेट्स पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलो तो करते हैं इसको हम। तो अब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 8, 1, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं k, -4, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5। अब फॉर्मूले में ज़रा डालते हैं हम, जैसे कि पहली बोल देता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0 है। तो इस हिसाब से फॉर्मूला होता है x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3, तो y1 y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। वैसे ये 1/2 ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 0, क्योंकि इक्वल टू में 0 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो हटा सकते हो। तो मैं अगले स्टेप में इसको अपने आप ही एलिमिनेट कर दूंगा, तो आप ये मत सोचना कि गया का। अब करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो x1 कितना है 8, y2 -4, y3 -5, तो ये प्लस का 5 हो गया। x2 कितना है k, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, k फाइंड करना है। y3 -5, y1 1 है, फिर प्लस, फिर क्या आता है x3 मतलब 2, और इधर साइड क्या आएगा y1 मतलब 1, फिर y2 -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करता हूँ, तो देखो ये तो 1/2 मैंने पहले ही बोला कि ये उधर चला जाके 0 हो गया, तो ये तो हट गया। तो ये क्या हुआ, अब +5 माइनस है ना 4 कितना होता है 1, और इनटू में 8। ठीक है, इधर क्या है ये k जिसकी वैल्यू निकालनी है, और ये कितना होगा -6, और ये कितना है 4 + 1 5, और 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 + 10 18, तो ये कितना हुआ -6k है ना, k इंटू -6 है तो -6k प्लस 18 इक्वल टू 0, तो -6k इक्वल टू -18, माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 18/6 3, तो k की वैल्यू इनडायरेक्टली क्या आ गई 3। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना होता है इसको, ठीक है।
ओके तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड। उसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. ओके सिंपल सा देखते हैं ज़रा क्या होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि ये होना क्या है, यहाँ पे करना क्या है। एक ट्रायंगल है ABC, ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल की साइड्स के जो मिड पॉइंट है अगर उनको ज्वाइन करें तो वो जो एक नया ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल के आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मतलब इस ट्रायंगल का आपको एरिया पता करना है और आपको इस बड़े वाले ट्रायंगल के वर्टेक्सेस दे रखे हैं 0, -1, 2, 1, ठीक है, और ये आपका है 0, 3। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे और ये आप मेरे हिसाब से आपको एक और टॉप है ना छोटा सा हिंट मिल गया होगा, बड़ा इजी हो गया होगा आपके लिए कि भाई किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके वर्टिसेस। वो हमने ऊपर देख ही लिया, अभी 2 क्वेश्चन किए जिसमें, ठीक है। और दूसरा, अगर हमें ये वर्टिसेस चाहिए तो बड़ा आसान सा तरीका है। सेकेंड एक्सरसाइज ने क्या बोला था कि जब भी कोई लाइन का मिड पॉइंट होता है तो वो हमेशा उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब 1:1 रेशियो में। तो इस केस में आपका है ना जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। बड़ा आसान है। तो ये तो मैं ऑरली करके बता सकता हूँ आपको। 0 + 2/2 तो कितना हुआ 1, -1 + 1/2 0, उसी तरीके से 2 + 0/2 तो 1, और 1 + 3/2 2, फिर 0 + 0/2 0, -1 + 3/2 1। तो कोऑर्डिनेट मैंने तो निकाल लिए। अब लेकिन कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। आप सोचोगे सर आप ये क्या कर रहे हो, आप ऑरली करे जा रहे हो, हमें थोड़ी, हमारे तो ऊपर से निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, डोंट वरी, चिंता नहीं करने की। चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैंने उसका x निकालने के लिए देखा तो x1 + x2/2 तो कैसे होगा ये। तो यहाँ पे x1 आपका कितना है, तो a और b है, तो a को x1 y1 और b को x2 y2 माने अगर d के लिए, d के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 0 + 2, तो 0 + 2/2 2/2 1। उसी तरीके से dy तो वो y1 + y2/2, यहाँ पे क्या -1 + 1/2 तो -1 + 1/2 0। इसी तरीके से हमारा अगला लेते हैं हम e, ठीक है, उसका x निकालते हैं तो वो कैसे होगा। तो अब उसके लिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इसके रेस्पेक्ट में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2 + 0/2 तो 2/2 1। उसी तरीके से e y निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, तो इसके अंदर आपको मिलेगा 1 + 3/2 मतलब 4/2 2। उसके इसी तरीके से हम f भी निकाल लेते हैं तो उसका क्या होगा, तो उसके अंदर अब आपके लिए ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो इसलिए आपका बनेगा 0 + 0/2 मतलब 0/2 0, ठीक है। फिर fy, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे -1 + 3/2 तो 2/2 1, ठीक है। तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्या स्टेप है आपका। ये अब देखो प्रैक्टिकली सोचो, नेक्स्ट इन्होंने जो क्वेश्चन बोला है उसके अंदर इन्होंने कहा है कि ये आपको रेशियो पता करना है, एरिया तो फाइंड करना ही है उससे, है ना, कह रहे DEF है ना ट्रायंगल का, लेकिन साथ ही साथ आपको है ना गिवन ट्रायंगल और जो आपने अभी नया ट्रायंगल बनाया है उन दोनों का एरिया निकाल के उनका रेशियो पता करना है, ठीक है। चेक करते हैं ज़रा हम क्या होता है। तो जब इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो प्रैक्टिकली सोचो, सबसे पहले आपको दोनों ही ट्रायंगल के निकालने हैं, तो ऑब्वियस है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल पहले से मेरे को दिया था पहले मैं उसका निकाल लेता हूँ। तो वैसे हर टाइम फार्मूला लिखना होता है, लेकिन चलो मैं भी लिख ही देता हूँ।
इंटू 8 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। इसी तरीके से आपको एरिया निकाल देना है DEF का। और अब मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ वैल्यू, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी मैं एक बार लिख चुका हूँ, इंटू 2 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब आपको क्या निकालना है, अब इन्होंने बोला क्या, तो देखो एक जरा उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा हमें लिखना कैसे है। रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल मतलब जो फाइंड करना है टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ओके, तो इसका मतलब हमें रेशियो किस फॉर्मेट में निकालना है, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मतलब था DEF, और नीचे लेना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन मतलब ABC। तो इस हिसाब से ऊपर लिखेंगे 1 और नीचे लिखेंगे 4, तो इनडायरेक्टली रेशियो बनेगा 1:4। ये आपका आंसर, ठीक है। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5 और 3, -2 एंड 2, 3। चारों वर्टिसेस क्वाड्रिलेटरल के दे रखे हैं, आपको उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी। आपको ज़्यादा इसमें नहीं सोचना है, बड़ा सिंपल सा है। बस वर्टिसेस जो हैं वो इन्होंने खुद ने बोला है कि उन्होंने ऑर्डर में लिया है, तो मैं आपको बना के बताता हूँ। जैसे ऐसे करता हूँ, मेरे को नहीं पता ना कि कैसा है क्वाड्रिलेटरल, तो मैं रैंडमली कुछ भी डायग्राम बना लेता हूँ। इस तरीके से कुछ भी बना लिया, ये A, ये B, ये C, ये D। अब सबके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दो। एक बार क्या है, डेटा आपके है ना डायग्राम बनाने में अगर आ जाते हैं, लिख देते हो आप उसके अंदर, तो आपको क्या है बार बार टेक्स्ट बुक को या क्वेश्चन पेपर को उठाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए हो सके जितना, इसलिए जो है ना गिवन वगैरह सब कुछ पहले से लिख दिया जाता है, तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अब मैं आपके सामने क्या अभी तक हमने है ना जितने भी क्वेश्चंस किए उसके अंदर हमने ट्रायंगल को अप्लाई किया था। यहाँ ट्रायंगल तो है ही नहीं, मुश्किल हो गई, अब क्या करें। तो भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक डायगोनल बनाऊं, कोई भी एक डायगोनल, तो क्या वो 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट नहीं कर देगा इस क्वाड्रिलेटरल को। तो अब तुम पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स चाहे तो AC को लाइन खींच के डायगोनल बना सकते हैं, तो आपका एक ट्रायंगल ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो फिर आपके इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये देखो ABC वर्टिसेस हो गए, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ADC हो गए, ठीक है। और अगर कुछ स्टूडेंट है ना गलती से BD को है ना डायगोनल बना देते हैं, तो ये गलती नहीं होगी, चिंता मत करो, क्योंकि BD को अगर डायगोनल बनाते हैं तो आपका ABD ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसके अंदर A, B और D के कोऑर्डिनेट यूज़ करके एरिया निकाल लो, और BCD इनके तीनों के कोऑर्डिनेट यूज़ करके एरिया निकाल दो। और फिर क्या कर रहा है, जब 2 ट्रायंगल के एरिया निकल गए तो दोनों को ऐड कर दो। बड़ा सिंपल सा है। तो अब आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मैं किसी भी एक को इक्वल कर देता हूँ। चलो ऐसे करता हूँ, मैं A और C को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मेरे को 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ -4, -2, फिर B है हमारा -3, -5, और फिर C है 3, -2, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। फॉर्मूला क्या है याद रख, अब मेरे हिसाब से धीरे धीरे याद आने लग जाएगा आपको, ठीक है। x1 तो उसका बाद के क्या आते हैं y2, y3, फिर x2, y3, y1, x3, y1, y2, ठीक है। तो ये आपने किया। अब यहाँ पे चलो पुट करते हैं धीरे धीरे एक एक वैल्यू। क्या आया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये एक एरिया आ गया। अब अपन दूसरा निकालते हैं। अगला क्या होगा, तो देखो ABC मैंने निकाला, तो अब मैं निकालूंगा ADC, ठीक है। तो ADC, इसमें एक और ख़ास बात है फॉर्मूले में, कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस वालों कोई x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानना है। आप किसी को भी मान सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि जिसको भी आप मानते हो उसको सीक्वेंस में रखना है। मतलब अगर आप इसको x1 y1 मानते हो, इसको x2 y2 मानते हो, इसको x3 y3 मानते हो, तो इसी x1
y2 y3 ऐसे करके इसी सीक्वेंस में आपको चलना पड़ेगा। और अगर इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हो और इसको x3 y3 मानते हो तो इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा सब में। ऐसे नहीं कि है ना पहला फॉर्मूले में तो आपने इस सीक्वेंस को गलती से लिख दिया, दूसरे के अंदर आपने इसको लिख दिया, ऐसे करने से पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, जो भी सीक्वेंस लेते हो स्टार्टिंग में एक बार उसको लेट कर लो, उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना उसमें। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो चलो पहले मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो 4 -4 -2, फिर उसके बाद क्या लेना है हमें, डी लेना है, तो 2 3, और उसके बाद सी क्या है 3 -2। चलो पुट कर, ठीक है। अब शायद तक सब देख के चौंक जाएंगे कि यार ये क्या, अब की बार एरिया नेगेटिव में कैसे आ रहा है, और एरिया कभी नेगेटिव हुआ है क्या, नहीं। तो एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे शायद इसके अंदर दिया नहीं होगा, लेकिन जब भी अगर आपको नेगेटिव साइन दिख जाए तो आप उसको मॉड्यूलस लगा के पॉजिटिव कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये मॉड्यूलस, ये जो लाइन मैं बड़ी बड़ी बना रहा हूँ इसका मीनिंग होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है, जो भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको भी पॉजिटिव कर देता है। तो ये क्या बना, माइनस का 35/2। तो ये आपका आंसर है 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है, तो टोटल एरिया आपको निकालना है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ये कितना है 21/2 और वो कितना है 35/2। दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 56/2, मतलब होता है 28 स्क्वायर यूनिट्स। आया, तो ये आपका आंसर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस साल मैं जो भी आपको इस चैनल के लेक्चर के एंड में जो इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ वो इस साल नहीं आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं आएंगे, वो अगले साल से वापस कंटिन्यू करेंगे अपने सिलेबस के अंदर, लेकिन इस साल वो अभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने, चलो अभी नहीं बताता हूँ, बाद में बताएंगे। ठीक है, okay, that you have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area। अब हमें ट्रायंगल ABC दे रखा है, हमें इसका यूज़ करके वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो करते। देखो कितना भी हार्ड क्वेश्चन भी आता हो ना तो भी वर्ड यूज़ ही मत करो हार्ड, यही बोलो इजी है, सब इजी है, हो जाएगा। क्योंकि आप अगर सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत कड़ी है ना मतलब मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है, तो कुछ गलत होगा ही नहीं। वो कहते हैं हार्ड वर्क करो वो भी स्मार्टली, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नको। चलो करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है ABC। ए के कोऑर्डिनेट है 4, बी के हैं 3, -2 और सी के हैं 5, 2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर मीडियन बनाया जाए तो वो उस ट्रायंगल को दो ऐसे ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो चलो पहले तो मैं मीडियन बनाता हूँ। तो BC का मिड पॉइंट लेता हूँ मैं D और उसके कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y, और मैं क्या करता हूँ इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये कह रहा है कि ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल है, इनका कहना है ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे हम, ये बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इस ट्रायंगल के वर्टिसेस देता हूँ A, D और B, तो मेरे पास तीनों वर्टिसेस हैं, तो मैं इजीली क्या कर सकता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज में फॉर्मूला दिया है मेरे को। और फिर उसके बाद मैं A, D और C वर्टिसेस का यूज़ करके एरिया निकाल सकता हूँ। और अगर दोनों एरिया इक्वल आते हैं तो मेरा ये थ्योरम जो थी, जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, वो प्रूफ हो जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आइज होता है ये D कैसे आएगा। तो प्रैक्टिकली सोचो, B और C का मिड पॉइंट था, सिंस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों,
क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो, मीडियन किसे बोलते हैं, जो कि किसी एक वर्टेक्स से निकल रहा हो और उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हो, उसी को मीडियन बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो अब यहाँ पे हम डी के निकालते हैं पहले तो वर्टेसेस। तो मेरे हिसाब से बड़ा आसान है, मिड पॉइंट को तो हम ऑरली भी कर सकते हैं। 3 + 5/2, तो 3 + 5/2 मतलब 8/2 4। ठीक है, फिर डी का y निकालते हैं, -2 + 2/2 तो 0/2 मतलब 0। तो इनडायरेक्टली इसको सॉल्व करने पे dx, y मेरा आया है 4,0। ठीक है, डी आ गया मेरे पास। अब हम करते हैं एरिया, 6 होता है तो क्या आया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। तो इसी तरीके से अब हमें दूसरा निकालना है। अब अगर उसका भी यही आंसर आता है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जो 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी वो सही है। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट। तो ये बनेगा 1/2 इंटू -6, और जैसे कि मैंने बोला मॉड्यूलस होता है तो ये दे देगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया ना, वो भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट आया, तो ये प्रूफ हो गया कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो बस लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिख देना है कि हैंस अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे प्रूफ होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस हटा दी गई है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 160 पे आप देखिएगा एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 160 पे उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं आने वाले हैं। उसके बाद 7.1 एक्सरसाइज जो है, इसके अंदर 8, 9 और 10 ये 3 क्वेश्चंस को हटा दिए हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर तब तो फिर आपने यूँ ही मेहनत की, तो मैं कह देता हूँ कि मैंने ये वीडियो जो बनाए हैं ये मैंने फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बनाए हैं, ये कोई मैंने इस साल के लिए नहीं बनाया है। ठीक है, तो 8, 9, 10 ये 3 क्वेश्चन ही आने वाले हैं 7.1 एक्सरसाइज के। फिर उसके बाद डायरेक्टली आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर 7.4 है ना, पेज नंबर 168। ये जो पूरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा टॉपिक हटा दिया गया है। इनडायरेक्टली बोले तो 7.3 एक्सरसाइज जो है ये पूरी हटा दी गई है। इसके अंदर ना तो ये एग्जाम्पल 11 से लेकर 15 तक आ रहा है और ना एक्सरसाइज 7.3 आ रही है, ये पूरी एक्सरसाइज हटा दी है। कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो पूरा टॉपिक है 7.3 एक्सरसाइज 7 चैप्टर में पूरा हटा दिया गया है इस साल के लिए ओनली। ठीक है, ओके, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसके लिए अगला लेक्चर बनाने को रेडी हूँ। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।